Hello students. Uh, our today's topic of discussion is atomic structure, that is part 3. In this particular module, we are going to discuss about three important aspects of atomic structure. The first one is your Aufbau principle. Second one is your electronic configuration. And the third one is Holt's rule. So, in this particular lecture video, we are going to discuss about the three main points of atomic structure. So, let us discuss first part, that is your Aufbau principle. So, what is Aufbau principle? Aufbau means building of, means construction. So the principle states that electrons are filled in different subcells in the increasing order of their energy content. मतलब जो कोई भी सबसेल का एनर्जी सबसे कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, वो फिलअप होने के बाद नेक्स्ट हायर सबसेल जो है जहाँ जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन आगे फिलअप होगा, तो जिसका एनर्जी कम है पहले वहाँ फिलअप होगा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसेल का एनर्जी कितना है? तो इसके लिए एक सब रूल है, दैट इज कॉल्ड N+L रूल. N+L rule. Now let us discuss about this N+L rule. According to this sub rule, N+L rule, the subcell having lower N+L value has lower energy and is filled first. जो कोई सबसेल का N+L वैल्यू सबसे कम है उसका एनर्जी कम है और वो आगे फिलअप होगा, पहले वो फिलअप होगा. लेकिन समटाइम्स कि दो या फिर उससे ज़्यादा सबसेल का एनर्जी सेम हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो ये सेकेंड सब रूल के हिसाब से अगर किसी भी सबसेल्स का दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सबसेल्स का N+L वैल्यू सेम हो जाता है, तो जिसका भी N वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम होता है. तो ये N क्या है, L क्या है? लेट अस सी व्हाट आर N एंड L. हियर N is called principal quantum number, or it is also the number of shell. For K shell N का वैल्यू 1 है, for L shell it is 2, for M shell it is 3 and so on. L it stands for azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. अब इसके बारे में डिटेल्स +2 में है, लेकिन हल्का सा आइडिया वहाँ होना चाहिए. S सबसेल के लिए L का वैल्यू से 0, फॉर P सबसेल इट इज़ 1, फॉर D इट इज़ 2 एंड फॉर F इट इज़ 3. इसको याद रखना पड़ेगा. तो चलो अब N+L वैल्यू हम लोग निकालते हैं. हमारे पास क्या क्या सबसेल्स हैं? फर्स्ट सेल का सबसेल है सबसेल्स. फर्स्ट सेल का है 1s, सेकेंड सेल का 2s है, 2p है, थर्ड सेल का 3s, 3p और 3d है, फोर्थ सेल का 4s, 4p, 4d, 4f है. सिमिलरली फिफ्थ सेल का 5s है, 5p है, 5d है, 5f है. तो इसको याद रखना
फर्स्ट सेल का सिर्फ एक ही सब सेल है, इसको 1s कहते हैं। सेकेंड सेल का 2 है, 2s और 2p। थर्ड सेल का जो है 3s है, 3p है, 3d है। फोर्थ सेल का 4s, 4p, 4d और 4f है। बाकी सारे जो सब सेल्स हैं उनका f तक है। तो चलो यहाँ हम लोग निकालेंगे n+l वैल्यूज। ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है, दिस आर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ सेल। तो n+n, ये n है तो फिर 1 प्लस s का वैल्यू फॉर s सब सेल l का वैल्यू 0 है। सो लेट अस पुट 0 हियर एंड वी गेट 1 हियर। नेक्स्ट, for 2s, n equal to 2, s equal to 0. Again, we are getting 2 here. For 2p, n equal to 2, but p, पर p, l का जो वैल्यू है, एलिमेंटल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो 1 है। So 2 plus 1 equal to 3. In this way, if we go on finding the values of n plus l, then we will get here 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6. Now let us compare. Let us compare these values. अब हमें ये देखना है कि n+l वैल्यू किसका सबसे कम है। As per the definition of above principle, the subcell having lower n+l value has got lower energy and is filled first. तो जिसका n+l वैल्यू सबसे कम है उसका एनर्जी सबसे कम है और वो पहले फिलअप होगा। तो यहाँ देखो n+l वैल्यू सबसे कम है 1 है, बाकी सब हायर ऑर्डर है, तो 1s का एनर्जी सबसे कम है। फिर 2 आ रहा है तो 2s एनर्जी इससे ज़्यादा है। फिर अब यहाँ देखो दो सबसेल जो है ये 2p और 3s, ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड बिट था कि अगर सबसेल्स का सेम n+l वैल्यू है, जिस किसी का n वैल्यू कम है उसका एनर्जी कम है। अब यहाँ दोनों का n+l वैल्यू सेम है, लेकिन n वैल्यू जिसका कम है तो फिर 2p का एनर्जी कम होगा और फिर आएगा 3s। अब यहाँ देखो 3p 4s, ये दोनों के बीच अब इसका n वैल्यू कम है तो फिर 3p आएगा, फिर आएगा 4s। अब ये वाला 5, 5 और 5, 3 5 है, तो n वैल्यू इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो अब आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s and so on. We can continue this series. So we can write here the increasing order of energy content is this. This is the increasing order of energy content of substance. तो जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे पहले 1s फिलअप होगा, ये फिलअप होने के बाद 2s आएगा, फिर 2p जाएगा, फिर 3s फिलअप होगा, फिर 3p आएगा एंड सो ऑन। ओके, सो दिस रूल इज कॉल्ड अबव प्रिंसिपल। अब ये जो ऑर्डर है इसको याद रखने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। लेट मी टेल यू द ट्रिक। हमें पता है कि फर्स्ट सेल का है 1s सब सेल, सेकेंड सेल का 2s है, 2p है, थर्ड सेल का 3s, 3p और 3d सब सेल्स है, और फोर्थ सेल का 4s, 4p, 4d और 4f है, बाकी सभी का f तक है। तो 5 का 4 5s, 5p, 5d, 5f, सिमिलरली 6 सेल का 6s, 6p, 6d, 6f लाइक दिस। अब यहाँ 2p और 3s से लेकर मैं एक एरो लगाऊंगा।
इससे पैरेलल करके 2s में एरो, 1s में एरो, फिर 3p 4s, ये वाला एरो, ऑल पैरेलल एरोस। अगर ये गैप सेम होंगे तो एरोज भी अच्छा आएंगे। अब जिस किसी को पहले एरो लगा हुआ ऊपर से नीचे तक, उसका एनर्जी सबसे कम है। तो पहला एरो लगा हुआ है 1s को, तो 1s का एनर्जी सबसे कम है, यहाँ आ गया ये। फिर 2s को लगा हुआ है, फिर 2p एंड देन 3s, सो 2p 2s 2p 3s, देन 3p 4s 3p 4s, देन आ गया यहाँ 3d 4p 5s 3d 4p 5s, देन क्या होगा 4d 5p 6s आएगा, लाइक दिस। सो दिस इज योर अबाव प्रिंसिपल। The second important aspect of atomic structure is your electronic configuration. So what is electronic configuration? The way of arrangement of electrons in different cells, subcells or orbitals in the increasing order of their energy content. That is called electronic configuration. और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानने के लिए हमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक तो एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, दूसरा है ये जो ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s एंड 3d, ये ऑर्डर अप टू दिस सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अल्टर हुआ है, बाकी सही है सीरीज। और तीसरा चीज़ जो हमें याद रखना है वो है ये जो सबसेल्स है SPDF, इनका मैक्सिमम कैपेसिटी। S सबसेल्स का इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, P सबसेल का जो कैपेसिटी है वो 6 है, D सबसेल में सबसे ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और F का जो कैपेसिटी है वो 14 है। अब ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है किसी भी एटम या फिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखेंगे? तो हमें ये याद रखना है ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। और क्या याद रखना है? इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, S सबसेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बेस करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए। तो शुरू करते हैं। सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा जिसका एनर्जी सबसे कम है, माइनस का है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1। 1s1 का मतलब है फर्स्ट सेल का S सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2। नाउ एटॉमिक नंबर 3 दैट इज फॉर लिथियम, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि S का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। तो ये S सब सेल अब फिलअप हो गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उसका हायर जो सॉइल है जिसका एनर्जी ज़्यादा है 2s में आएगा। सो 1s2 2s1 हो गया।
अब बेरिलियम इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2। नेक्स्ट बोरॉन में क्या होगा, अब 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया यहाँ, अब s का कैपेसिटी भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2p में आएगा, सो 2p1, 2 तो 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2p2 हम लोग लिख सकते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p3। अब 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो p का कैपेसिटी 6 है, अभी 6 तक ये जाएगा, तो इसी तरह ये कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसी तरह हम लोग बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अप टू 20। इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग बाकी का जो है अप टू 30 एलिमेंट्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें। So now the next element is scandium 21, its atomic number. So हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये इसका फिलअप हो गया, 4s2 हो गया, इलेक्ट्रॉन आएगा 3d पे, सो 3d1। सो दिस विल कंटिन्यू, दिस विल बिकम 3d2 4s2 एंड 3d2, देन दिस विल बी 4s2 3d3। ये वाला इम्पोर्टेंट है, अब इसको हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा 4s1 एंड 3d5 होगा। ये क्यों होगा वो आगे हम लोग बताएंगे। फिर मंगानीस एज यूजुअल होगा, 4s2 आएगा 3d5 होगा, ये 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8। और यहाँ जो है यहाँ भी थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, यहाँ हो जाएगा 4s1 3d10 एक्सेप्शनल केस, एंड जिंक का फिर से एज यूजुअल 10। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। ओके, तो chromium and copper, these two elements up to atomic number 30 up to atomic number 50, of course they show exceptional electronic configuration.
उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए 4s2 3d4, इसका होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन एक्चुअली क्या 4s1 3d5 एंड 4s1 3d10 होगा। क्यों होगा, चलो देखते हैं। Exceptional electronic configuration. Chromium and copper, they show exceptional electronic configurations. The electronic configurations of chromium and copper: chromium 24, argon 18, 4s2 3d4 होना चाहिए, एंड कपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, आर्गन 4s2 3d9. सो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, 18 to 20 एंड 4 24, 18 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन यहाँ रह गया, और फिर 2 20 एंड 9 29. सो these are expected. So the electronic configurations of chromium and copper should be like this, but the actual electronic configurations are chromium 24, argon 4s1 3d5 and copper 29, argon 4s1 3d10. These are the actual electronic configuration. So why this deviation? This is because half filled and full filled subcells are more stable. Half filled and full filled subcells are more stable due to, there are two reasons, due to orbital symmetry and exchange energy. अब ऑर्बिटल सिमेट्री क्या है, एक्सचेंज एनर्जी क्या है? नाउ the d subcell, it has got 5 related orbitals, 1 2 3 4 5. जो d सबसेल है, ये d सबसेल का 5 ऑर्बिटल्स है, इसको कहते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. सो ये सबसेल 5 पार्ट हो गया है, 5 ऑर्बिटल्स है इसका. अगर हर एक ऑर्बिटल में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये सिमेट्रिकल सिस्टम बन गया. अगर मतलब डी में 5 इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल सिस्टम है. अगर हम लोग इसमें फुल इलेक्ट्रॉन रख देंगे, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएगा. सो यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं हम लोग. अब फुल फिल, ये भी सिमेट्रिकल सिस्टम है, मतलब 10 सिमेट्रिकल सिस्टम. So D5 symmetrical system, D10 symmetrical system. Symmetrical systems are stable systems. तो अगर सबसेल सिमेट्री अटेंड करता है तो वो स्टेबल बन जाता है, और हमें पता है कि हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए उसको सिमेट्री चाहिए. एक कंसेप्ट ये है. दूसरा कंसेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी. अब यहाँ देखो, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ये इसी के साथ एक्सचेंज हो सकता है. मतलब कितना एक्सचेंज हो रहा है, फैक्टोरियल 2 टाइम्स, मतलब 2 × 1 = 2 टाइम्स ये एक्सचेंज होगा. लेकिन अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर नंबर ऑफ एक्सचेंज टाइम्स कितना होगा, ये इधर आ सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है.
तो टोटल कितना एक्सचेंज हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 फैक्टोरियल टाइम्स, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 टाइम्स। सिमिलरली अगर 4 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, तो फिर मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो पाएगा। और इलेक्ट्रॉन जितना एक्सचेंज होगा, जितना ज़्यादा टाइम एक्सचेंज होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। और कोई भी सिस्टम का एनर्जी जितना लॉस होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो फिर एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा और ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और जैसे कि अगेन पता है हमें कि हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। तो अब देखो यहाँ अगर ये डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल है तो 4 हैं मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 5 होना है, तो 4 जो है ये अनस्टेबल है। तब ये क्या करेगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये अपने नाइबरिंग सबसेल से 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा 4s से 3d का, एंड ये बन जाएगा 4s1 3d5। इसी तरह इन ऑर्डर टू बिकम full filled and stable, 1 electron from 1s 4s orbital is transferred to 3d subshell, so that we have the configuration 4s1 3d। तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ये दो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल शो करते हैं। ओके, तो अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है और द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो ऑर्डर है उसको पता है, तो हम लोग इजीली किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस इट्स एटॉमिक नंबर इज 15 और हमें ये ऑर्डर पता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d आता है। ओके, अब 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम लोग एडजस्ट करेंगे। s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, ये 2 4, ये 6 10 बन गया और 5 बचा। इसका कैपेसिटी 2 है, तो फिर कितना हो गया, 6 4 10 2 12 हो गया। इसका 6 है, लेकिन ज़्यादा कितना रहेगा, यहाँ 15 है, मतलब 3 रहेगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहुत आसान है। अब आयंस का कैसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयंस, चलो ये कंसेप्ट तुम्हें पता होगा। अगर An प्लस है मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अगर कहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकाला गया है। अगर कहीं पर ऐसा है कि Bn माइनस है तो इसका मतलब क्या है, B में से B को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है हम लोग, मतलब n नंबर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। बस इस कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है। तो से मान लो कि मेरे पास N3 माइनस है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर ये नहीं होता, मान लो कि ये नहीं है, तो फिर 1s2 2s2 2p 3 2 2 4 3 7 हो गया। लेकिन 3 माइनस है, माइनस मतलब 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव टू ऐड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन, सो 6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब सपोज आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिखना है। मान लो कि 1s2 2s2 2p6, ये है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 4 10 2 12। अब 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। कहाँ से निकालेंगे, जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें से निकालेंगे। तो ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल है, इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन। सो इसी तरह हम लोग किसी भी आइटम या फिर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, सपोज Fe3+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है।
ओके, सो Fe इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो चलो पहले 26 का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। अब यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, देखो ज़्यादा से स्टूडेंट ये गलती करते हैं यहाँ। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन का हो गया, न्यूट्रल आयरन एटम का। अब 3+ है तो वो क्या करते हैं, ये तो बाहर है ना, चलो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, ध्यान रहे ये गलत है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन। तो सही क्या है तो अब देखो मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट सेल में कुछ भी ऐड करना है या फिर आउटर मोस्ट सेल में से ही कुछ भी निकालना है। तो ये फर्स्ट सेल है, ये रह गया सेकेंड सेल, और ये आपका रह गया थर्ड सेल। अब फोर्थ सेल ये है आउटर मोस्ट सेल। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें 3। तो पहले कौन सा सेल में निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल में। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ कितना है, 2 है, तो निकाल दो 2। अब बची 1 बचा, अब इसको एक यहाँ निकालना है। तो इसको ध्यान रखना। सो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर 4s 3d में है तो फिर 4s में से पहले निकालना है। ओके, सिमिलरली और एक इसी तरह एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। चलो मान लो कि मेरे पास है कॉपर 2+ आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 29। अब इसका अगर ये न्यूट्रल होता तो फिर कन्फिग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। याद है ना एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ। तो पहले किस में से निकलेगा, 4s में से। सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ऑलराइट, सो इन दिस वे वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स और आयंस। Next portion is your Hund's rule. So what is Hund's rule? According to Hund's rule, pairing of electrons do not take place in the degenerate orbitals of p, d and f subcells until each orbital gets 1 electron. So let me write down the definition. So this is the definition. Pairing of electrons do not take place in the degenerate orbitals of p, d and f subcells until each orbital gets 1 electron. So first of all we should understand what is degenerate orbitals. Degenerate orbitals are those orbitals having same or nearly same energy content, जिसका एनर्जी सेम होगा या फिर नियरली सेम एनर्जी होगा। जैसे कि P जो सबसेल है, ये P सबसेल का 3 ऑर्बिटल है, रिलेटेड ऑर्बिटल्स है। एक Px, दूसरा Py और तीसरा Pz। ये तीनों ऑर्बिटल एक ही सबसेल का है, तो इनका एनर्जी कंटेंट सेम होगा, तो इनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप होना है यहाँ, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पी वाई को ऑक्युपाई करेगा, ना कि यहाँ पेयरिंग होगा, क्योंकि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगा। दिस इज द रूल। सो now let us consider these electronic configurations. We are having 8 elements: boron, carbon, nitrogen and oxygen, having atomic numbers 5, 6, 7 and 8. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्युपाई करेंगे सब सेल में वो हो गया 1s and 2s। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी जो और एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ,
टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्युपाइड बाय 2p(x) ऑर्बिटल. In case of carbon, the next electron, that means the 6th electron, there are 5 electrons here, they have already been occupied. The next electron, that is your 6th electron, will never be paired with 2p(x) orbital, rather it will be occupied by 2p(y) orbital. Similarly, in case of nitrogen, the 7th electron will be occupied by 2p(z) orbital. अब सारे जो ऑर्बिटल है एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है. जब तक सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, पेयरिंग नहीं होगा. अब जैसे कि यहाँ सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इनके सब ऑक्सीजन, पेयरिंग विल स्टार्ट. अब नाइट्रोजन में ये केस था. अब 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 2p(x) में आएगा. और फिर इन केस ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पेयरिंग होगा. फिर नियन केस में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पेयरिंग होगा. दिस इज द रूल. दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड Hund's rule of maximum multiplicity. It is also called maximum multiplicity rule, because if we follow Hund's rule, or if electrons are arranged as per Hund's rule, then the total spin value will become maximum. Therefore, it is called maximum multiplicity rule. अब स्पिन वैल्यू क्या है? अब ये जो अपवर्ड एरो है, ये अपवर्ड एरो को हम लोग +½ स्पिन देते हैं. और स्पिन क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कि +2 में इन डिटेल्स है, तुम लोगों का सिलेबस में उतना नहीं है. तो लेट मी टेल यू, इफ दिस इज द न्यूक्लियस, around the nucleus electron revolves in certain definite circular path according to Bohr's atomic theory. अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है खुद के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, तो फिर इसका स्पिन वैल्यू को +½ हम लोग देते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुद के एक्सिस में रोटेट करेगा, तो इसका स्पिन वैल्यू -½ देते हैं. अब ये जो +½ स्पिन, उसको हम लोग अपवर्ड एरो में डिनोट करते हैं, और जो -½ स्पिन है, इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो में डिनोट करते हैं. तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अपवर्ड स्पिन, ये अपवर्ड स्पिन, फिर डाउनवर्ड स्पिन आएगा. नाउ सी हियर, मान लो कि यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आके यहाँ पेयरिंग हो जाता, तो फिर टोटल स्पिन कितना होता? +½ और ये हो गया -½ डाउन स्पिन, सो 0 हो गया. लेकिन अगर हुड्स लॉ को फॉलो करेंगे और हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन ला के रखेंगे, तो फिर टोटल स्पिन +½ प्लस +½ इक्वल टू 1. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है? ये 0, ये 1, सो ये वाला मैक्सिमम है. तो अगर हुड्स लॉ फॉलो करेगा, तो फिर स्पिन वैल्यू मैक्सिमम होगा. इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल. अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पेयरिंग हो जाता, अगेंस्ट हुड्स रूल जाता, तो फिर स्पिन वैल्यू इसका तो 0 हो गया और इसका +½ टोटल कितना हो गया? +½ हो गया. लेकिन अगर हुड्स रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, तो फिर +½ एंड +½ दैट मीन्स प्लस दिस. सो ये हो गया +½ ये हो गया 3/2. सो ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब ये वाला बोरॉन, सपोज ये जो बोरॉन है, हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैन बी रिटन एज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है. हालांकि 2py और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है.
सिमिलरली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन H4 होल्ड्स रूल हम लोग लिख सकते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0. Nitrogen, all the electrons in the p subcells remain unpaired. So 2px1, 2py1 and 2pz1. Oxygen 8, we can write the electronic configuration H4 Horn's rule. 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 और 2pz में 1. So these are the electronic configurations according to Horn's rule. Similarly, D subcell में जो है, D subcell का 5 related orbitals है. There are 5 related orbitals. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो फिर it is occupied by dxy, then dyz, then dzx, then dx square minus y square, then dz square. हाफ फील्ड नहीं होने तक पेयरिंग नहीं हुआ. मतलब हर ऑर्बिटल में डिजेनरेट सबसेल का जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आने से पेयरिंग नहीं होगा, तब तक पेयरिंग नहीं होगा. दिस कॉल्ड होल्ड्स